ये तुम मेरी तरफ इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मैंने कमला की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे सर में नुकीले पंजों की चुभन इंतहाई शदीद होती जा रही थी। फिर यकलख्त मुझ पर जनूनी कैफियत तारी हो गई। मैंने झपट कर कमला की गर्दन को पूरी कुव्वत से अपने आहनी पंजों में दबोच लिया और उंगलियों के हल्के को तंग करता चला गया। कमला का जिस्म माही बेआब की तरह मेरे शिकंजे में तड़प रहा था। उसके हलक से खरखराहट की उखड़ी उखड़ी आवाजें खारिज हो रही थीं। उसकी आंखें खौफ, दहशत और तकलीफ की शिद्दत के बाहिस हलकों से बाहर उबल पड़ी थीं। यकलख्त मैं उठा और उसका जिस्म दो चार शदीद झटके लेकर मेरे हाथों में झूलने लगा। सुनो जमील, ये तुमको ऐसी ठोकर मारो कि खून निकल आए। मैं इस मर्तबा कोई निशान छोड़ना नहीं चाहती। मैंने इनका की हदायत पर जोर से कमला के जिस्म को जमीन पर गिराकर एक ठोकर मारी। खून का फवारा उबल पड़ा। कमला की रूह कफ से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। मैं दोबारा होश में आ गया। ये सोचकर मैंने कमला को मार डाला है, मैं लर्ज उठा। बौखलाहट में मैंने कमला के बेजान जिस्म को उसी तरह छोड़ दिया और खौफजदा अंदाज में कई कदम पीछे हटता चला गया। जमील, तुमने वाकई मेरे लिए बड़ा काम किया है। मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ। इनका ने मेरे कानों में सरगोशी की। खुदा के लिए तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बेबसी के आलम में बोला, ये नामुमकिन है जमील। तुम मेरे साथ दोस्ती निभाने का अहद कर चुके हो और ये दोस्ती उस वक़्त ख़त्म होगी जब मैं चाहूँगी। इनका ने तेज़ी से जवाब दिया। फिर अपने होंठों पर जुबान फेरते हुए बोली, अब तुम यहाँ से भाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम कमला को कत्ल करने के जुर्म में धर लिए जाओ। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मैंने दिल ही दिल में कहा। एक नज़र रेत पर पड़ी हुई बेजान कमला पर नज़र डाली, फिर तेजी से घूमकर अपनी कार की सिमत दौड़ने लगा। चंद साथ पहले तक चौपाटी की तारीकी में डूबी हुई ख्वाबनाक फिजा और हवा के खुश्क खुश्क झोंके मुझे उकसा रहे थे और मेरे तशन्ना जज्बात को गुदगुदा रहे थे। लेकिन ये सब कुछ मेरे लिए इस कदर खौफनाक हो गया कि मैं जल्द अज जल्द वहां से बहुत दूर चला जाना चाहता था। इनका के अलावा वो खुद कमला ने भी मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि रात के सन्नाटे में सादा लिबास वाले चौपाटी के इलाके में शिकारी कुत्तों की तरह जुराइम की बू सूंघते फिरते हैं और पकड़े जाने की सूरत में मुल्ज़म को भारी खमियाजा उठाना पड़ता है। अगर मैं कमला जैसी हसीन और गुदाज जिस्म वाली औरत के साथ दादे ऐश देता हुआ पकड़ा जाता तो फिर कोई फिक्र ना होती। मैं कमला के जिस्म की इवज पुलिस का मुंह दौलत के अंबार तले बंद कर देता। लेकिन इस वक्त मेरी हैसियत एक कातल की थी और पकड़े जाने की सूरत में मुझे यकीन था कि फांसी का फंदा मेरा मुकद्दर बन जाता। चुनाचा मैं बदहवासी के आलम में भागता जा रहा था। जिस जगह मैंने इनका की तरगीब पर कमला को ठिकाने लगाया था, वहां से कार तक का फासला कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन डरा हुआ और दहशत ने इस मुख्तसर फासले को भी मेरे लिए खासा तवील बना दिया। हर लम्हे मुझे यही गुमान होता कि अचानक तारीकी में बेशुमार कानून के निगाहबान नमूदार होंगे और मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं किसी न किसी तरह हाँफता कांपता अपनी कार तक पहुंच ही गया। गाड़ी स्टार्ट की और उसे बर्क रफ्तारी से वापसी के लिए खुली सड़क पर डाल दिया। मेरा जहन इस वक्त मुतजाद कैफियतों से दो चार था। कभी मुझे कमला का ख्याल आता जो बिल्कुल बेगुनाह थी। मरने से बेशतर आखिरी बार उस गरीब ने मुझे जिन नज़रों से देखा था, उनमें झलकने वाला अज़तराब अभी तक मेरे असाब पर हावी था। कभी मुझे अपनी ख्वाबगाह में कमला की हसीन मुस्कुराहट याद आ जाती। यकलख्त मेरा जहन इनका के बारे में उलझ कर रह गया। इनका जिसके पुरस्रार वजूद ने अभी मुझसे कमला की मौत के घाट उतरवाया था। और फिर जब मैं ये सोचता कि इनका इस वक्त बड़े आराम से चौपाटी पर कमला की लाश से खून का एक एक कतरा अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए चूस रही होगी, तो मेरा एक एक रुआं
वहशत से कांप उठता। घर पहुंचकर मैंने अपनी कार को गैराज में बंद किया, फिर भागता हुआ अंदर दाखिल हो गया, जहां मेरा मुलाजिम खास मेरे इंतजार में बैठा हुआ ऊँग रहा था। मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, लेकिन मैंने उस पर कोई तवज्जो ना दी। तेजी से ड्रेसिंग रूम में जाकर कपड़े तब्दील किए, फिर ख्वाबगाह में जाकर बिस्तर पर गिर गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। हालांकि मैं मौके वारदात से फरार होकर अपने घर पहुंच चुका था और मुझे यकीन था कि किसी को मुझ पर शुबा नहीं हुआ था, फिर भी मेरी हालत अबतर हो रही थी। खासी देर तक मैं बिस्तर पर पड़ा, अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाता रहा। फिर किसी ख्याल से उठ बैठा। बाहर आकर मुलाजिम से दरियाफ्त किया, मेरी गैर मौजूदगी में कोई यहाँ आया तो ना था? जी नहीं जनाब, कोई फ़ोन भी नहीं आया, मुलाजिम ने दबी ज़बान में कहा। फिर मेरे चेहरे से मेरी दिल्ली कैफियत का अंदाज़ा लगाते हुए बोला, जनाब आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तुम जाकर सो रहो, मैंने तेज़ी से मुलाजिम को जवाब दिया। मुलाजिम वापसी के लिए पलटा तो मैंने उसे दोबारा रोकते हुए कहा, सुनो, आज जो औरत यहाँ आई थी, क्या तुम उससे वाकिफ़ हो? मैं मुलाजिम मेरे सवाल की नौइयत ना समझ सका, इसलिए गड़बड़ा कर बोला, कसम ले लीजिए जनाब, मैं कभी इन चक्करों में पड़ा हूँ। ठीक है, अगर तुमसे इस औरत के बारे में कोई दरियाफ्त करे तो तुम यही कहना कि तुम उससे कतई नावाकिफ हो। मैं रवानी में कह गया, फिर अपनी गलती का एहसास हुआ तो बात बनाकर बोला, हो सकता है कोई तुमसे इस औरत के यहाँ आने के बारे में दरियाफ्त करे तो तुम इनकार कर देना। आप फिक्र न करें जनाब, इस बार मेरे मुलाजिम ने अपने होंठों पर मैनी खेज मुस्कुराहट बिखेरते हुए बड़ा राजदारी से कहा, आपसे पहले भी बम्बई के और कई सेठों के यहाँ मुलाजमत कर चुका हूँ। मालिक का राज मेरा अपना राज होता है। अगर कोई और मौका होता तो मुमकिन था कि मैं मुलाजिम की इस बेतकल्लफ़ी पर बरम होकर उसी वक़्त उसे बरतरफ कर देता, लेकिन यहाँ मामला ही कुछ और था। इसलिए मैंने मुलाजिम को महज घूरने पर इक्तफा किया और पीछोताब खाता दोबारा अपनी ख्वाबगाह में आकर बिस्तर पर दराज हो गया। इनका का पुरसरार वजूद इस वक्त भी मेरे सर पर मौजूद नहीं था, मगर मेरे जहन में उसी के बारे में था। मैं उसके बाद का भी एहसास था कि इनका की पुरसरार कुव्वत ही ने मुझे फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया है, लेकिन मैं इस वक्त बड़ी संजीदगी से गौर कर रहा था कि किस तरह इनका से गुलू खलासी कर ली जाए। मेरे पास अब इनका का दिया बहुत कुछ मौजूद था, इसलिए अगर मैं उससे छुटकारा हासिल कर लेता तो भी ऐश से ज़िंदगी बसर कर सकता था। मगर मैं ये भी जानता था कि इनका के दायरा इख्तियार से निकलना मेरे अपने बस की बात नहीं। जमशेद को मारकर फरार होते वक्त भी मैंने इनका से खुदा के नाम पर यही दरख्वास्त की थी कि वो मुझे छोड़ दे और अपने लिए किसी और शख्स को मुंतखब कर ले, लेकिन उसने यही जवाब दिया था कि वो अपनी मर्जी से मेरे सर पर वारद हुई है, इसलिए जब तक चाहेगी अपना तसल्लुत बरकरार रखेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसने मुझसे नुमायां तौर पर यह भी कहा था कि अगर कभी मैंने उसके साथ किए हुए अहद की खिलाफ वर्जी की तो मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तमाम रात इसी करब और बेचैनी की हालत से दो चार अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। नींद का गलबा किस वक़्त मेरे ऊपर तारी हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बहरहाल इतना ज़रूर याद है कि दोबारा मैं दरवाजे पर होने वाली दस्तक की आवाज़ सुनकर ही हड़बड़ा कर उठा था। फिर वक़्त का अंदाज़ा मुझे उस वक़्त हुआ जब मेरी नज़र दीवार गिरी क्लाक पर पड़ी जो सुबह के 9 बजा रहा था। रात के सारे वाक़यात मेरे बेदार होते ही मेरे जहन में ताज़ा हो गई, इसलिए जब दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं सहम कर उठ बैठा और सोचने लगा कि कहीं बाहर पुलिस के कारिंदे तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए मौजूद नहीं। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्या मैं कमला के कत्ल के इल्ज़ाम से बच सकूंगा? क्या मैं कानून के निगाहबानों को ये यकीन दिला सकूंगा
کہ कमला और जमशेद का कातिल मैं नहीं बल्कि इनका की पुरस्रार ज़ात है जो हर वक्त मेरे सर पर मुसल्लत रहती है। क्या कानून इनका के परसूर वजूद पर ईमान ले आएगा? क्या इस साइंस दौर में लोग इस अजीबो नाकाबिले तवज्जीह वाक़े पर यकीन कर लेंगे? नहीं तो फिर क्या होगा? इस किस्म के खदशात मेरे दिमाग को मुंतशिर किए दे रहे थे। जब तीसरी बार किसी ने दरवाजे को धड़धड़ाया तो मेरी कैफियत इस वक्त किसी ऐसे चूहे से मुख्तलिफ ना थी जो पिंजरे में चारों तरफ फंस जाने के बाद सहम कर अपने वजूद में दहक जाने की कोशिश करता है। आने वाले लम्हात के संगीन नताइज को महसूस करके मैं लर्ज उठा, मगर मेरे पास और क्या हल था, सिर्फ यही कि मैं खुद को हालात के सपुर्द कर दूं। चुनाचा मैंने अपने दिल की धड़कनों पर कदरे काबू पाया और लड़ते हुए कदमों से आगे बढ़कर चटखनी गिरा दी। दरवाजे पर मेरा वही मुलाज़िम खास मौजूद था। मुझे उसकी नज़रों में एक अजीब अयाराना चमक महसूस हो रही थी। आज मुझे उसकी निगाहें भी कुछ बदली बदली नज़र आ रही थीं, लेकिन ये सोचकर कि मुमकिन है गुजरे हुए लम्हात ने खुद मेरी कुव्वते फैसला को बदल दिया हो, मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली और ड्रेसिंग गाउन की बेल्ट को बांधते हुए पूछा, कहो क्या बात है? ये अखबारात हैं जनाब। उसने अपने हाथों में पकड़े हुए अखबारात मेरी तरफ बढ़ा दिए। नामकूल गधे, मैं यकदम मुलाजम पर चढ़ दौड़ा। तुम जानते नहीं, मुझे अखबारात से पहले चाय की ज़रूरत होती है। मैं जानता हूँ जनाब, लेकिन मैंने सोचा कि शायद आज आपको चाय से पहले अखबारात की ज़रूरत होगी। मुलाजम का लहजा इस कदर चुभता हुआ और मैनी खेज था कि मैं चौंक उठा। एक नज़र मैंने उसे गौर से देखा, फिर हाथ बढ़ाकर अखबारात ले लिए, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखों के नीचे अंधेरा तैरने लगा और मेरा सर घूम गया। अखबारात मेरे हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़े। मुलाजम से अखबारात लेते हुए मेरी नज़र सबसे पहले जिस सुर्खी पर पड़ी वो कमला के कत्ल से मुतअल्लिक़ थी। सुर्खी के नीचे कमला की लाश की तस्वीर भी थी, जिसे देखकर मेरे हवास जाते रहे। अब मुझे एहसास हुआ कि मुलाजम ने क्यों चाय से बेशतर मुझे अखबारात फराहम करने की ज़रूरत महसूस की थी, कबल इसके कि मैं अपने हवास मजतमा करता और मुलाजम से कुछ कहता। वो खुद ही बोल पड़ा, मुझे रात ही शुबा हुआ था जनाब कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैंने धड़कते हुए दिल से कहा। घबराइए नहीं जनाब, मुलाजम ने दबी ज़ुबान में कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि रात आपने मुझसे क्या कहा था। इत्मीनान रखिए, अगर पुलिस वाले यहाँ तक पहुँच गए तो मैं यही बयान दूंगा कि आपका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरा जहन बुरी तरह चकरा रहा था। कुछ समझ में ना आता था कि मुलाजम की बात का क्या जवाब दूं। चंद लम्हे तक खामोश खड़ा मौके की नज़ाकत को महसूस करता रहा। फिर मुलाजम को मुखातब करके बड़ी साफ गोई से बोला, हो सकता है तुमने अखबारात में शाया हुई खबरों से जो नतीजा निकाला हो वो ठीक ही हो, लेकिन क्या तुम इसका कोई सबूत दे सकोगे? आप कैसी बात करते हैं जनाब? मुलाजिम ने जल्दी से कहा, आपके खिलाफ सबूत पेश करके मैं नमक हरामी भला कैसे कर सकता हूँ? तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने मुलाजिम को झल्ला कर घूरा तो वह बड़ी संजीदगी से बोला, परेशान मत हो जनाब, अव्वल तो पुलिस को अभी तक कमला देवी के कातिल के मुतल्लक कुछ भी नहीं मालूम। अगर खुदा ना ख्वास्ता उसे मालूम हो भी गया तो आप उनके होंठों पर दौलत की मोहर लगाकर खामोश कर सकते हैं। बम्बई में सब चलता है सरकार। ठीक है, मैंने कुछ सोचकर मुलाजम को अपने एतमाद में लेते हुए दबी ज़बान में कहा, अगर उसने वफादारी का सबूत दिया तो मैं उसको खुश कर दूंगा। मैं हमेशा वफादार रहूंगा जनाब, मुलाजम ने खुश होते हुए जवाब दिया। फिर मैंने खैज लहजे में कहा, ऐसे मामलात में 25-50 हज़ार रुपये की भला क्या हकीकत होती है? मुलाजम मुझे क्या बावर कराना चाहता था, मैं उसे महसूस करके गुस्से से सुर्ख हो गया। हालात के पेश नज़र दानिशमंदी का तकाजा यही था कि मैं खामोशी से उसकी मतलूबा रकम देने का वादा कर लेता, लेकिन जिस अंदाज में उसने मुझसे सौदी बाजी करना चाही थी उससे मेरा बदन शोला बन गया। मैं अपनी जल्दबाजी के
दोरस नताइज को कतई फरामोश कर बैठा और मुलाजिम को कहर आलूद नजरों से घूरता हुआ गर्जदार आवाज में बोला, नमक हराम कमीने, दफा हो जा, इसी वक्त मैं तुझे एक दमड़ी भी नहीं दूंगा। जैसे आपकी मर्जी जनाब, मुलाजिम ने आंखें बदल कर जवाब दिया। उसकी नज़रों में मेरे लिए खुला चैलेंज मौजूद था। शाने उचकाकर वो जाने के लिए घूमा तो मेरा गुस्सा और बढ़ गया। हरामजादे, इस बात को अच्छी तरह याद रखना कि अगर तूने मेरे खिलाफ कोई बयान देने की कोशिश की तो 25-50 हज़ार की जगह मैं 1,00,000-2,00,000 भी खर्च कर दूंगा, लेकिन तुझे जेल में सड़वा डालूंगा। मुलाजिम मेरी बात का कोई जवाब देने की बजाय तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर चला गया। हालात ने जिस तेजी से अपना रुख बदला था, उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मुलाजिम के जाने के बाद चंद सानिये तक मैं सख्तो जामद खड़ा अपना निचला होंठ चबाता रहा। फिर मैंने अखबारात उठाए और उनका मुताला करने लगा। अखबारात ने कमला के पुरस्रार कत्ल को ज़रूरत से ज़्यादा उछालने की कोशिश की थी। शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बड़ी सरगर्मी के साथ कातिल की तलाश में थी। कमला के कत्ल के सिलसिले में अखबारी नुमाइंदों ने यही ख्याल जाहिर किया था कि उसे किसी अयाश तबा कातिल ने तयशुदा प्रोग्राम के तहत मारा है। पुलिस ने इस ज़मन में कोई राय जाहिर नहीं की। वाक़या चौंका रात का था, इसलिए ये खबर सफ़े अव्वल पर ही शाया हो सकी। अखबारात का मुताला करने के बाद मैं बुरी तरह परेशान होकर हाथ पुश्त पर बांधे ख्वाबगाह में टहल रहा था कि मुझे इनका का ख्याल आ गया, जो मेरी इन तमाम परेशानियों का मुअज्जब बनी थी। इनका का तस्वर उभरते ही मैंने महसूस किया कि वो मेरे सर पर मौजूद है। दोबारा कब और किस वक़्त मेरे सर पर आन धमकी थी, मुझे इसका कोई इल्म ना था, लेकिन इस वक़्त मैंने महसूस किया कि वह सर पर बड़े आराम से पाँव पिसारे सो रही थी। मैंने उसके होंठों पर एक आसूदा मुस्कुराहट महसूस की। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इनका सिर्फ महसूस किए जाने वाला कोई पुरस्रार वजूद था। ज़हन ने उसकी एक शबीह बना ली थी। कभी मुझे वो बेहानक और खौफनाक नज़र आती, कभी किसी नाजक अंदाम हसीन व जमील दोशीज़ा के रूप में। बहरहाल ये बात तय थी कि वो कोई बहुत हसीन किस्म की औरत थी। इस वक्त उसके चेहरे की रंगत निखरी निखरी सी लग रही थी। गालबन कमला का खून पी लेने के बाद उसके हैरत अंगेज वजूद को भरपूर तकवीत हासिल हो चुकी थी। मैंने आलम तसव्वुर में इनका को महू ख्वाब पाया तो और मुश्तइल हो गया। मुझे उसके वजूद से शदीद नफरत हो रही थी, जिसने मुझे कातलों की सफ में ला खड़ा किया। खुद बेफिक्री और बेखबरी के आलम में आराम और सुकून की नींद सो रही थी। अगर मेरे बस में होता तो इनका के सारे एहसानात फरामोश करके उसे मार डालता, लेकिन मौजूदा हालात में सवाए खून के घोंट पीकर चुप हो जाने के सिवा मैं और कर भी क्या सकता था। किसी नादीदा कुव्वत से टकराना कम से कम मेरे बस का तो रोग नहीं था। मैं अपने परेशान ख्यालात में उलझा हुआ टहलने में मसरूफ़ था कि मैंने महसूस किया कि इनका अंगड़ाई लेकर उठ चुकी है और मेरी हालत पर ज़ैर लब मुस्कुरा रही है। उसकी मुस्कुराहट ने उस वक़्त जलती पर तेल का काम किया। मैं तलमला कर रह गया और उस पुरस्रार वजूद को कोई सख्त बात कहने का इरादा ही कर रहा था कि उसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई ली और तवील जमाही लेते हुए बड़ी तकल्फ़ी से बोली, जमील साहब कहिए, आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। नहीं, मैंने जले कटे लहजे में कहा, बल्कि इस वक्त तो मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। तुम कमला के बारे में सोच रहे हो। इनका ने अपने सुर्ख सुर्ख होंठों पर जुबान फेरते हुए अपने रवायती बेतकल्फ़ी से जवाब दिया। वो वाकई बड़ी खूबसूरत जिस्म की लड़की थी। खून तो उसका बेहद अच्छा था और एक अरसे के बाद मुझे इतना जायकेदार खून नसीब हुआ। और अब जब मैं फांसी पर चढ़ जाऊं तो तुम मेरा खून भी चटखारे ले लेकर पी जाना। मैं झल्ला कर बोला।
पता नहीं तुम्हारा खून कैसा होगा। इनका ने बड़ी शोखी से जवाब दिया, इससे बेशतर किसी अय्याश आदमी का खून पीने का इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। वैसे सुना है कि आवारा गर्दों का खून बेहद कड़वा और बदमज़ा होता है। आज वो बहुत मस्त मालूम होती थी। इनका मैंने बेबसी के हालत में बड़ी लिहाजत से कहा, खुदा के वास्ते तुम अब मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलूंगा। बड़े एहसान फरामोश मालूम होते हो जमील। क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें ये सब ऐशो इशरत किसकी बदौलत हासिल हुआ है? इनका के लहजे में संजीदगी मैंने बतौर ख़ास महसूस की। मैं जानता हूँ, लेकिन जब मैं ही ना रहूँगा तो फिर ये सब कुछ किस काम आएगा? मैं रो देने वाले लहजे में बोला। चच चच, इनकार ने मुझे चमकारते हुए कहा, तुम सचमुच बेहद खौफजदा नजर आ रहे हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या मैं तुम्हारे लिए बेगुनाह लोगों का खून बहाता रहूं? सुनो जमील, इनका अचानक बड़ी संजीदगी से बोली, जब तक मेरा वजूद तुम्हारी दात से मुंसलिक है तुम्हें कोई खतरा पेश नहीं आ सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वक्ती तौर पर कुछ परेशानियां पेश आ जाएं, मगर तुम इन पर बाआसानी काबू पा सकते हो। इनका के लहजे में ना जाने वो कौन सा जादू था कि मुझे सुकून मिल गया। फिर भी जब मैंने उसे मुलाज़म के बारे में तफसील से आगाह किया तो वो बेपरवाही से बोली, मुझे इल्म है कि वो तुमसे नाराज़ होकर चला गया है। तुम्हारी इत्तला के लिए ये भी बता दूं कि वो इस वक्त थाने में बैठा अपना बयान लिखवा रहा है और पुलिस कोई दम में यहाँ पहुँचने वाली है। मगर तुम्हें घबराने की चंदा ज़रूरत नहीं। तुम पुलिस का मुंह बंद करके दौलत का इस्तेमाल भी बखूबी जानते हो। मुलाजम का क्या होगा, उसकी फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी। इनका ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। फिर बहुत एतमाद से बोली, जब तक तुम मेरे साथ किए हुए अहद पर कायम रहोगे और मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश नहीं करोगे, मैं तुम्हारा बराबर तहफ़्फ़ुज़ करती रहूंगी। लेकिन जिस रोज़ भी तुमने ऐसा किया, उस रोज़ मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत से दो चार कर दूंगी कि तुम्हें भागने का रास्ता ना मिलेगा। मुझे मालूम था कि इनका जो कुछ कह रही है उसे कर गुजरने की ताकत भी रखती है। इसीलिए मैंने कोई जवाब ना दिया और दिल ही दिल में सोचने लगा कि देखें ये आफत कब तक मेरे सर पर मुसल्लत रहती है। जमील, तुम्हें एक खुशखबरी सुनाऊं। कुछ देर बाद इनका ने मुस्कुराते हुए मेरे कान में सरगोशी की, तुम्हारी नरगस असफहानी कल तक तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैंने चौंकते हुए दरियाफत किया। नरगस असफहानी का नाम सुनकर मैं अपनी सारी परेशानियां फौरन भूल गया। अपनी महबूबा का नाम सुनते ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा। मुझे क्या नहीं मालूम जमील साहब, इनका ने मेरे सर पर खड़े होकर कहा, फिर अपने दीदे मटकाने लगी। मैं ये भी जानती हूँ कि नरगस के आते ही तुमसे शादी की दरख्वास्त करेगी, जिसे तुम फौरन कबूल कर लोगे। सच? मेरे जहन में शहनाइयाँ बजने लगीं, लेकिन बाहर से उभरने वाली कदमों की आवाज़ ने शहनाइयों की आवाज़ को दबा दिया और फिर वही हुआ जिसका इजहार अभी चंद लम्हे बेशतर इनका मुझसे कर चुकी थी। पुलिस का एक इंस्पेक्टर, दो सिपाहियों और मेरे मुलाजम के साथ जिस वक़्त मेरे कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल दहल कर रह गया। इनका ने इस मौका पर एक बार फिर मेरी ढारस बंधाई। देखो जमील, पुलिस वालों के सामने किसी किस्म की बुज़दिली का सबूत मत देना, हिम्मत से काम लेना और इस बात को मानने से साफ इनकार कर देना कि तुम कमला नामी किसी लड़की को जानते हो। हाँ, जब पुलिस ज़्यादा करीद करे तो तुम वक्ती परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म कर देना। इनका की बात सुनकर मैं अपनी जगह मुहतात हो गया
और अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाकर इंस्पेक्टर को यूं घूरने लगा जैसे मुझे उनका बिला इजाजत मकान में दाखिल होना नागवार गुजरा हो। इंस्पेक्टर कुछ देर तक खामोश खड़ा मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेता रहा, फिर बगैर किसी तहमीद के असल मकसद की तरफ आ गया। वो मुझसे कमला के बारे में कुछ मालूम कर लेने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था। मेरा नमक हराम मुलाजम करीब ही खड़ा था, हमारी गुफ्तगू सुन रहा था, लेकिन मुझे उसकी मौजूदगी की भी मतलब कोई परवाह नहीं थी। इनका के मशवरे के पेश नज़र मैंने इंस्पेक्टर को अपना बयान यही दिया कि कमला नामी किसी लड़की से वाकिफ़ नहीं हूँ, और ये कि आज मैं पहली मर्तबा इस नाम को उसकी ज़ुबान से सुन रहा हूँ। इंस्पेक्टर, जो इस ख्याल से अचानक मेरे कमरे में दनदनाता हुआ घुस आया था कि मुझे मुलाजम के दिए हुए बयान के तहत मरऊब कर लेगा, मुझे एक ठोस चट्टान की तरह अटल देखकर मेरी तरह मायूसी का शिकार नजर आया। लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और मुझे घूरते हुए बोला, जमील साहब, क्या आप इस शख्स से भी वाकिफ हैं? जी हाँ, मैंने बेपरवाही से अपने मुलाजम की तरफ देखते हुए जवाब दिया। ये मेरा मुलाजम रह चुका है। गोया आप इस बात को तस्लीम करते हैं कि सुबह तक ये आपकी मुलाजमत में था? जी हाँ। क्या मैं दरियाफ्त कर सकता हूँ कि आपने इसे किस वजह से अपनी मुलाजमत से बर्खास्त किया था? इंस्पेक्टर ने किस कदर तंज के साथ कहा। इंस्पेक्टर, मैंने ज़रा खफगी से कहा, मैं बेहुदा किस्म के मुलाजमों को बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूँ। वैसे भी किसी मुलाजम को मुलाजमत से बर्खास्त कर देना कोई जुर्म नहीं। जमील साहब, इंस्पेक्टर बदस्तूर रुखाई से बोला, क्या कमला के कत्ल की कहानी आप अखबारात में पढ़ चुके हैं? महज सुर्खी की हद तक। तफसील में इसलिए नहीं गया कि मुझे जराइम से कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन आपके मुलाजम का बयान है कि मकतूला रात आपकी ख्वाबगाह में आपके साथ मौजूद थी। अगर आप मेरे मुलाजम के बयान को इस कदर अहमियत दे रहे हैं तो शौक से उसकी छानबीन कर लें। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इंस्पेक्टर मुझे घूरते हुए बोला, गोया आपको इस हकीकत से इनकार है कि जो पट्टी पर पाई जाने वाली लाश जिस औरत की है वो रात गए तक आपके पास थी। ये सरासर बहतान है इंस्पेक्टर। मैंने कदरे बर्मी का इजहार किया। महज एक मुलाजम के बेसरोपा बयान पर आप मुझे कत्ल का मुजरम गर्दानने का कोई हक नहीं रखते। बहुत खूब। पुलिस इंस्पेक्टर इस बार ना जाने क्यों मुस्कुरा दिया। उसकी दूरस निगाहें किसी भूखे उकाब की मानद मेरे चेहरे पर मरकूज थीं। कुछ तवक्कुफ के बाद उसने सपाट लहजे में पूछा, मिसिस जमील, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी कार इस वक्त कहाँ है? गैराज में, मैंने तेजी से जवाब दिया। मैं एक नज़र उसे देखना चाहता हूँ। बड़े शौक से देखिए, मैंने नाराज सा होते हुए कहा। फिर इंस्पेक्टर को साथ लिए बाहर की तरफ लपका ही था कि इनका, जो बड़ी संजीदगी से मेरे सर पर बैठी हालात का जायजा ले रही थी, मुझसे बोली, जमील, अब वक्त आ गया है कि तुम इंस्पेक्टर को खरीदने की कोशिश शुरू कर दो। कार के अंदर साहल समुंदर की जो थोड़ी बहुत रेत मौजूद है वो तुम्हें फंसाने के लिए इंस्पेक्टर की रहनुमाई भी कर सकती है। इनका ने जिस खतरे का इशारा किया था उसे महसूस करके अचानक रुक गया तो इंस्पेक्टर मुझे मुखातब करके बोला, क्यों मिस्टर जमील, आप रुक क्यों गए? क्या गाड़ी का मुआयना कराने में आपको कोई हचकचाहट महसूस हो रही है? नहीं, मैंने जल्दी से कहा और खुद पर काबू पाते हुए नरमी से बोला, इंस्पेक्टर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। फरमाइए। इंस्पेक्टर मुझे नरम पड़ता देख कर मुस्कुरा दिया। बात दरअसल ये है इंस्पेक्टर कि मेरे मुलाजम ने मौका की नज़ाकत से फ़ायदा उठाकर मुझे फांसने की कोशिश की है। क्या मतलब? इंस्पेक्टर ने मुझे वजाहत तलब नज़रों से घूरा। उसे मेरी निजी मसरूफियात के बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म है, जिसकी बिना पर वो मुतअद्दिद बार मुझे ब्लैकमेल कर चुका है। मैंने अपने जहन में एक खाका मुरतब करके उसमें रंग भरना शुरू कर दिया।
आज सुबह भी उसने मुझसे एक लंबी रकम का मुतालबा किया था। मेरे इनकार पर उसने मुझे धमकी दी कि वह मुझे कमला के केस में भी मुलव्वस कर सकता है। उसने मुझे सुबह के अखबारात भी दिखाए थे। मैं समझा नहीं कि आखिर वो आपको कमला के कत्ल में किस तरह मुलव्वस कर सकता था, इसलिए कि मैं एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। फिर जल्दी से अपनी बुखलाहट पर काबू पाकर बोला, दरअसल बात यह है इंस्पेक्टर कि कमला एक दो बार पहले भी मेरे मकान पर आ चुकी है। कमला की एक सहेली जो आजकल मुझसे नाराज है, इस राज से वाकिफ है, जिसका इल्म मेरे मुलाजम को भी है। इस नमक हराम ने यही कहा था कि अगर मैंने उसकी मुंह मांगी रकम देने से इनकार किया तो वो कमला की सहेली से मेरे खिलाफ बयान दिलवा कर मुझे फंसवा देगा। अगर ये हकीकत है मिस्टर जमील, तो मुझे आपके मुलाजम की चालाकी की दाद देना पड़ेगी। उसने वाकई आपकी दुखती रग पर हाथ रखा है। इंस्पेक्टर, मैंने हाथ मलते हुए कहा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कमला के कत्ल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हो सकता है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हों, लेकिन मैं क्या दरियाफ्त कर सकता हूं कि आपके मुलाजिम ने आज सुबह आपसे कितनी रकम का मुतालबा किया था। इंस्पेक्टर ने अपना आखिरी जुमला ज़रे दबी ज़बान में मैंने खेद लहजे में अदा किया। 25,000, मैंने तलमलाकर बड़ी शानदारी अदाकारी करते हुए कहा। पहले भी ये मर्दूद कई बार मुझसे 1,500 ठगता रहा है। हालात के पेश नज़र आपको समझदारी से काम लेना चाहिए जमील साहब, इंस्पेक्टर ने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे मौका पर अगर लाख डेढ़ खर्च करके भी आप गुलू खलासी करा लें तो सौदा महंगा नहीं रहेगा। मैं समझ गया कि मेरा शिकार मेरे बिछाए हुए जाल में फंस चुका था। चुनाचा थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद मैंने खुलकर इंस्पेक्टर से सौदा किया और उसकी मतलूबा रकम उसे दे दी। जब वो रुखसत होने लगा तो मैंने कहा, इंस्पेक्टर, कहीं ये मर्दूद किसी और बड़े अफसर से राबता कायम करके मुझे परेशान करने की कोशिश तो ना करेगा। कैसी बातें करते हैं आप जमील साहब, इंस्पेक्टर ने इस बार बड़ी अपनाइयत से जवाब दिया। क्या मजाल है इसकी कि एक लफ्ज़ भी आपके खिलाफ जुबान से निकाल सके, और फिर मैं जो हूँ आपके साथ। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मैंने इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। फिर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि गाड़ी को गैराज से निकाल कर सर्विसिंग स्टेशन छोड़ आया। इनका ने मुझे बताया कि इंस्पेक्टर ने 1.5 लाख की रकम में 2,000 रुपये में मुलाजम को दे दिए हैं और सख्ती से हदायत की है कि अगर उसने इस सिलसिले में ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी निकाला तो अच्छा ना होगा। मैं इनका की बात सुनकर चुप रहा तो उसने कहा, ये अब तुम्हारा मुंह किस लिए फूला हुआ है? क्या अब भी तुम्हें किसी बात का खतरा लाहक है? खतरा तो नहीं, हाँ अलबत्ता ये सोचता हूँ कि आखिर किस तरह कब तक फांसी के तख्ते से बचता रहूंगा। मैंने मुर्दा सी आवाज में जवाब दिया, जब तक तुम अपने किए हुए अहद निभाते रहोगे। क्या तुम अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए इंसानी खून की बजाय कोई और जरिया तलाश नहीं कर सकती? मैंने कुछ सोच कर पूछा तो वो बरहम हो गई। मैंने महसूस किया कि उसे मेरा सवाल बहुत बुरा लगा है। मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं उसे किसी आईने में देख रहा हूँ। वो अपने निचले होंठ को बड़ी जल्लाहट में काट रही थी और मुझे कहर आलूद निगाहों से घूरे जा रही थी। मैंने उसे गुस्सीली हालत में देखा तो खामोशी से अपने कमरे में आया और थकन उतारने की खातिर बिस्तर पर नीम दराज हो गया। जमील, इनका ने मुझे सख्त लहजे में मुखातब किया, अगर तुम चाहते हो कि तुम पर कोई अताब नाजल ना हो तो आइंदा कभी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी ना करना। इंसानी खून मेरी ग़िज़ा है। मुझे तुम्हारे मशवरों की ज़रूरत नहीं। ये सब क्यों है, इसके जानने की ज़रूरत भी तुम्हें नहीं। चंद लम्हे बाद मैं आंखें बंद किए पड़ा अपने ख्यालात में उलझा रहा। फिर जब मैंने महसूस किया कि इनका मेरे सर पर लेटकर दोबारा महल ख्वाब हो चुकी है तो मैं आहिस्ता से उठा और नहाने की गरज से बाथरूम की तरफ चल दिया। उस रोज़ मैं तमाम दिन घर में पड़ा रहा। मिलने जुलने वाले आए तो मेरी हदायत के मुताबिक चौकीदार ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि मैं घर पर मौजूद नहीं हूँ। शाम को मैं कपड़े तब्दील करके बाहर निकला। सर्विस स्टेशन पर जाकर मैंने अपनी कार ली, फिर एक चक्कर शहर का लगाकर वापस घर पलट आया
और अपनी ख्वाबगाह में बंद होकर बैठ गया। बम्बई में पहला दिन था जो मैंने बिल्कुल तन्हा काटा था। मुझे इनका पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था, जो बजाय मेरी दिलजोई करने के मुझसे नाराज हो गई थी। शायद इसलिए कि मैंने उसे इंसानी खून पीने से बाज रखने की कोशिश की थी। मैं महसूस कर रहा था कि वो मेरे सर पर नीम दराज है और कोहनी पर ठोड़ी टिकाए किसी गहरी सोच में गर्म है। मुझे उसके चेहरे पर आज खिलाफे तवक्का बहुत ज्यादा संजीदगी नजर आ रही थी। एक दो बार मेरे जी में आई कि इनका से कुछ बात करूं, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा तर्क कर दिया। रात आई तो मुझे तन्हाई का एहसास शिद्दत से सताने लगा। मैंने जी को बहलाने की खातिर शराब का सहारा तलाश कर लिया और उस वक़्त तक पीता रहा जब तक मेरे असाब मेरे काबू में रहे। फिर ये सिलसिला उसी वक़्त ख़त्म हुआ जब गालबन मैं बेहोश हो गया, या फिर मुमकिन है कि मुझ में ज़्यादा पीने की सकत बाकी नहीं रही। वो रात किस तरह गुजरी मुझे कोई इल्म नहीं, लेकिन दूसरे दिन मेरी तमाम उलझनें और परेशानियां ख़त्म हो गईं, और उसकी बड़ी वजह नरगिस असफ़हानी की ज़ात थी। नरगिस असफ़हानी, जिसे मैं दिलो जान से चाहता था और जिसके हसूल के लिए मैंने पहली बार इनका के उकसाने पर जमशेद को मौत के घाट उतारा था, अचानक मेरे सामने आई तो मैं सब परेशानियां यकसर फरामोश करके उसके सरापे में गुम हो गया। फिर मेरी और उसकी बातों का सिलसिला चल निकला। उसने मुझे बताया कि वो महज मेरी खातिर अपने वालदैन और अपनी करोड़ों की जायदाद से मुंह फेर कर मेरे पास आई है। नरगिस की इस मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। नरगिस, तुम्हें पा लेने के बाद मैं यूं महसूस कर रहा हूं जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत तरीन शख्स हूं। हम कभी एक दूसरे से जुदा ना होंगे। तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी थी, मैंने जज्बात में कहा। यह सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि हम हमेशा के लिए एक हो जाएं, नरगिस ने दबी जबान में जवाब दिया। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? नहीं जमील, जब तक तुम मुझे अपना नहीं लेते मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। दुनिया वाले क्या कहेंगे? मैंने नरगिस को बथेरा समझाने की कोशिश की कि वो कुछ दिन रुक जाए ताकि शादी की रस्म धूमधाम से पूरी की जा सकें, लेकिन नरगिस किसी तरह मेरी ये बात मानने पर आमादा ना हुई। उसने यही कहा था कि वो किसी किस्म के हंगामों को पसंद नहीं करेगी। मबादा शादी की इत्तला उसके वालिदैन को मिले और वह उसे वापस ले जाने के लिए परेशान करने की कोशिश करें। बात चौंका मकबूल थी, इसलिए मैंने मजीद इसरार नहीं किया और उसी रोज शाम को एक काजी को बुलाकर दो गवाहों की मौजूदगी में, जो मेरे दफ्तर के मुलाजम थे, निकाह पढ़वा लिया। नरगिस असफ़हानी से शादी कर लेने के बाद मैंने अपने तमाम बैरूनी मसरूफियात यकसर ख़त्म कर दी। अगर कोई ख़ास आदमी मिलने की गरज से आता तो उसे रोक लिया जाता, वरना बेशतर को दरवाजे ही से ये कहकर वापस कर दिया जाता कि साहब घर पर नहीं हैं। फ़ोन करने वालों को भी इसी अंदाज में टाल दिया जाता। मेरे शब रोज़ नरगिस की रफ़ाकत में गुजर रहे थे। हिमा वक़्त मैं उसकी जुल्फ़ों की छाँव तले लेटा एक अनोखी दुनिया में गुम रहता। सच पूछिए तो मेरा दिल एक लम्हे के लिए भी नरगिस से दूर होने को नहीं चाहता था। उसकी वालहानापन और खूबसूरत बातों ने मुझे इस कदर मदहोश कर रखा था कि मुझे वक़्त का अंदाज़ा भी नहीं होता। रात कब आई और सुबह कब दोपहर के हंगामों में मदगम हो जाती, मुझे इन बातों का ना तो कोई ध्यान रहता और ना मेरे पास फुर्सत का कोई ऐसा लम्हा था जो मैं इन बातों पर गौर कर सकता। नरगिस को अपना लेने के बाद मेरे अंदर एक नया इनकलाब रूनुमा हुआ। अब मैंने सिटा और रेस खेलना तर्क कर दिया था। रहा दौलत की फरवानी का सवाल, तो पहले इनका की पुरस्रार कुव्वत मेरे काम आती थी, और अब नरगिस के कदमों की बरकत से मुझे दुनिया का ऐशो आराम हासिल था। मेरे कारोबार में हैरत अंगेज तौर पर तरक्की हो रही थी। मैं इन बदलते हुए हालात से मुतमईन था। मुझे उम्मीद हो चली थी कि अब मेरी जिंदगी बड़े सुकून और आराम से गुजर सकेगी।
میں نے تہیہ کر لیا کہ اب میں کبھی برے کاموں کی طرف دھیان نہیں دوں گا، لیکن کبھی کبھی یہ خیال کہ انکا کا وجود بے دستور میرے سر پر مسلط تھا مجھے فکر مند کر دیتا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا کہ کہیں کیے ہوئے عہد کے مطابق مجھے پھر اس کے لیے انسانی خون فراہم نہ کرنا پڑے۔ کئی بار میں نے سنجیدگی سے اس بات پر غور کیا کہ نرگس کو جواب میری شریک زندگی تھی انکا کے بارے میں کچھ بتا کر اس سے کوئی مشورہ مانگوں، لیکن کملا کی موت کے وقت انکا نے مجھے جو دھمکی دی تھی میں اس سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ چاہنے کے باوجود شادی کے 20-25 دن بعد تک بھی نرگس سے انکا کے بارے میں کچھ نہ کہہ سکا۔